आज सुरेखा बहुत उदास थी। होती भी क्यों नहीं, जिसे इतना चाहा उसी ने धोखा दे दिया था। सुरेखा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर औंधे मुंह लेट गई। बार बार उसके कानों में नीरज की बातें गूंज रही थीं। कितनी आसानी से कह दिया था नीरज ने कि वह निहारिका से प्यार करने लगा है। सुरेखा ने तड़प कर पूछा था, यही बात तुम कुछ दिन पहले तक मुझसे कहा करते थे न नीरज? अब क्या हो गया? मुझसे मन भर गया। ऐसा कुछ नहीं सुरेखा। पसंद मुझे तुम भी हो, मगर यदि मेरे पास दो ऑप्शन हो, एक निहारिका और दूसरी तुम, तो जाहिर है कि मैं निहारिका को ही चुनूंगा। यह बात तुम भी समझ सकती हो। निहारिका एक अविवाहित और स्मार्ट लड़की है, जबकि तुम विधवा हो। फिर मैं उसे पसंद क्यों न करूं? हकीकत को समझो प्लीज। सच स्वीकार करो सुरेखा। अगर मैं तुम्हें प्यार करता हूं तो इसका एहसान मानो, नीरज ने बेशर्मी के साथ कहा। ठीक है नीरज, आज से इस एहसान को अपने पास रखना प्लीज। मेरी तरफ देखना भी मत। कोई फोन मत करना। आज से मेरा और तुम्हारा कोई नात नहीं है। गुड बाय कहकर सुरेखा चली आई। उसके मन में तूफान उठ रहा था। अगर वह विधवा है, उसके पति निलय की आकस्मिक मौत हो गई, तो इसमें उसकी क्या गलती? क्या अब उसे किसी पुरुष का सच्चा प्यार हासिल नहीं हो सकता? क्या कोई उसका हमसफर नहीं बन सकता? अपनी जिंदगी में एक पुरुष की कमी वह बहुत शिद्दत से महसूस करती थी। बच्चों के भरोसे जिंदगी कैसे जी सकती है? आखिर उनकी शादी होगी और वे अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे। फिर कौन देखेगा उसे? एक टीस उसके मन को हमेशा सालती रहती थी। निलय से सुरेखा की शादी करीब 15 साल पहले हुई थी। निलय एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और सुरेखा से बहुत प्यार करता था। सुरेखा की जिंदगी बहुत खुशहाल थी। 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हुए। बेटा सुजय जो अब 14 साल का था और बेटी शिवानी जो 12 साल की हो गई थी। शादी के 10 साल बाद ही अचानक निलय की मौत हो गई। उस वक्त बच्चे छोटे थे। निलय की मौत के बाद करीब 1-1.5 साल सुरेखा को खुद को संभालने में लगे। वह ज्यादातर वक्त निलय की यादों में खोई रहती थी। बाकी समय बच्चों को संभालने में गुजर जाता। फिर धीरे धीरे बच्चे अपनी दुनिया में व्यस्त होने लगे, तब उसे कसक-सी महसूस होने लगी। उसे लगता जैसे उसे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। जिंदगी में एक पुरुष की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस होने लगी थी। उसी दौरान शुभंकर नाम का टीचर उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए आने लगा। शुभंकर काफी खुशमिजाज इंसान था। जाने अनजाने सुरेखा की आंखें उससे टकराने लगीं। आंखों आंखों में कहानी आगे बढ़ने लगी। सुरेखा शुभंकर के लिए चाय नाश्ता लेकर जाती और फिर वहीं पास में बैठकर बच्चों की पढ़ाई देखने के बहाने शुभंकर को देखती रहती। धीरे धीरे दोनों के बीच हंसी मजाक भी होने लगा। अब सुरेखा को जिंदगी में खुशियों की एक नई वजह मिल गई थी। अभी अभी सुरेखा ने सपने देखने शुरू ही किए थे कि बच्चे विलेन बनकर सामने आ गए। मम्मा, हमें शुभंकर सर से अब नहीं पढ़ना, दोनों बच्चों ने एक सुर में कहा। ऐसा क्यों? सुरेखा ने चौंक कर पूछा। क्योंकि वे पढ़ाते कम और आपसे बातें ज्यादा करते हैं। अरे बेटा, यह उनके पढ़ाने का तरीका है। तुम लोगों को काम देने के बाद मुझसे बात करते हैं न, फिर इसमें समस्या क्या है? सुरेखा ने पूछा। मम्मा, वे टीचर हैं तो पढ़ाना ही उनका काम है, न कि गप्पे मारना, और फिर हमें वह अच्छे भी नहीं लगते। पर मुझे तो अच्छे लगते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर शुभंकर सर तुम्हारे पापा बन जाए तो क्या वे तुम्हें अच्छे लगने लगेंगे? सुरेखा ने घुमाकर बड़ी सावधानी से अपने मन की बात कही और बच्चों का दिल टटोलना चाहा। वे एकदम से भड़क उठे। कभी नहीं मम्मी, सोचना भी मत। हमें शुभंकर सर जैसा पापा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कभी नहीं। पर ऐसा क्यों? क्या कमी है उनमें? इतने खुशमिजाज हैं, हमेशा हंसाते रहते हैं। तुम लोगों को पढ़ा भी दिया करेंगे, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, सुरेखा ने समझाना चाहा। क्या मम्मा, आप हमें बच्चे समझते हो? अब हम नासमझ नहीं हैं। सब समझ में आता है मम्मा, आप हमें बहलाने की कोशिश न करो।
हमें शुभंकर सर बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। आप उनके प्यार में हो तो आपको कोई कमी नहीं लग रही, पर मुझसे पूछो, न उठने बैठने का ढंग, न कपड़े पहनने का तरीका, अजीब से लटके झटके से आ जाते हैं और आपको अच्छे लगते हैं। दोस्तों के बीच हमारी नाक कट जाएगी मम्मी, लोग हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे कि टीचर ही पापा बन गया। नहीं मम्मी, तुम सोचना भी मत, कभी नहीं, वरना हम बात नहीं करेंगे आपसे। आपको पता नहीं स्कूल में बच्चे झक्की सर कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं, सुजय ने आवेश में कहा। बेटे की बात सुनकर सुरेखा कुछ कह न सकी। उसे सच में पता नहीं था कि उसके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। इस घटना के बाद उसने शुभंकर के बारे में सोचना छोड़ दिया। शुभंकर के अलावा सुरेखा की जिंदगी में रवीश भी आया था। रवीश निलय का कुलीग था और अक्सर सुरेखा का हालचाल पूछने के बहाने मिलने चला आता था। शुरू में वह अक्सर ग्रेच्युटी और पीएफ आदि के डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में उससे मिलने आता था। धीरे धीरे रवीश सुरेखा को अच्छा लगने लगा। रवीश भले ही शादीशुदा था, मगर कहते हैं न कि जब किसी पर दिल आ जाता है तो फिर इंसान कोई भी परवाह नहीं करता। यही हाल सुरेखा का भी था। उसका साथ पाकर सुरेखा खुद को सुरक्षित और खुश महसूस करती थी, इसलिए वह भी अब रवीश को बहाने बहाने से बुलाने लगी थी। कभी शॉपिंग करने के लिए तो कभी किसी और काम के लिए वह रवीश को ही याद करती। सास भी कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि सुरेखा का दुख बहुत ज्यादा था और रवीश की संगत से यह दुख कुछ कम होने लगा था। उस वक्त बच्चे भी छोटे थे। धीरे धीरे दोनों के बीच का आकर्षण बढ़ने लगा। अब वे काम के अलावा भी सिर्फ मिलने के लिए बाहर जाने लगे। अक्सर छिप छिप कर भी मिलने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब रवीश अपनी बीवी को तलाक देकर सुरेखा से शादी करने को तैयार था। सुरेखा ने दबी जबान से सास को इन्फॉर्म किया कि वह रवीश से शादी कर उसे अपना हमसफर बनाना चाहती है। सास एकदम से बिगड़ गई और बोली, नहीं बहू, उसकी जाति अलग है, कहाँ वह बढ़ी और कहाँ हम राजपूत। यह बात सोचना भी मत कि कभी मैं तेरी शादी उससे करवाने की सोच सकती हूँ। अपनी जाति में तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिलता है तो भले ही सोचा जा सकता है, और फिर वह विवाहित भी है, इसलिए उसकी तरफ से अपने मन को बिल्कुल हटा लो। सुरेखा ने उस समय भी सास की बात मानकर रवीश से किनारा कर लिया था। इस बीच सुरेखा के घर के सामने वाले फ्लैट में एक नया परिवार आया था। बूढ़े माँ बाप के अलावा घर में एक प्रौढ़ और 12 साल की एक लड़की थी। सुरेखा का समझते देर नहीं लगी कि वह प्रौढ़ अपनी बेटी और माँ बाप के साथ रहने आया है। दोनों के ही मकान फर्स्ट फ्लोर पर थे। घर की सफाई आदि करते बरबस ही उसकी नजरें सामने के घर की तरफ उठ जाती थीं। प्रौढ़ व्यक्ति कभी किचन में खाना बना रहा होता तो कभी फोन पर बातें करता हुआ बालकनी तक आ जाता।